जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह के आलमी सतह पे बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस का तारीखी दौरा किया है। पहले प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में पाक रूस ताल्लुकात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जो इस वक्त यूक्रेन का बहरान है और उसका हल क्या निकल सकता है। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ड 27 फरवरी 2019 यानी 2019 में जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारा और अगले ही रोज़ पाकिस्तान ने जो दंदान शिकन जवाब दिया हिंदुस्तान को। आज हमारे प्रोग्राम में जो शुरकाई गुफ्तगू हैं, तर्जमान दफ्तर ख्वाजा आसिम इफ्तिखार साहब। आसिम इफ्तिखार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं एम्बेसडर नजमुत साकिब साहब। एम्बेसडर नजमुत साकिब साहब बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार फैज़ रहमान साहब। फैज़ रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और वाशिंगटन से ख़ास तौर पे हमें ज्वाइन किया डॉक्टर कमर चीमा साहब ने। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर नजमुत साकिब साहब, आप कैसे देखते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा रूस एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना चाह रहा है? रशिया जाना 23 बरसों के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का ये पहला विज़िट था। इन हालात में रशिया पाकिस्तान को क्या दे सकता है? नदीम साहब, आपका शुक्रिया और जीटीवी का शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। ऐसा है कि अगर आप इसको यूक्रेन के वॉर के तनाजुर में देखेंगे तो कई किस्म की चीजें शुबहात पैदा होंगी। जी, वो हम सबसे बाद में पहली बात बात करेंगे, पहले हम बायलैटरल ट्रैक पे रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये विजिट हो गया है। जी, विजिट हो गया, अच्छा, बिल्कुल। अब इसको सिर्फ आप इसको दो तरफा ताल्लुकात की उस पे देखें, इसलिए कि 2012-13 में मुझे याद है कि मैं उस वक्त फॉरेन ऑफिस में था जबकि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का पूरा विजिट हमने एक एक डिटेल के साथ तय कर लिया था। लेकिन आखिरी कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि वो विजिट नहीं हो सका। तो दो 2011 दफा तो में। प्रेसिडेंट, जी जी, 2011। अच्छा, अब ये है कि ये विजिट का हो जाना अंडर द सर्कमस्टांसेस, जबकि हमारे मगरबी बॉर्डर पे जो सूरत हाल है अफगानिस्तान की, जो हमारे मशरकी बॉर्डर पे यानी हिंदुस्तान की, और जी। खास तौर पे वो सिचुएशन जो कि अगस्त 2019 के बाद डेवलप हुई। जी। फिर उसके बाद जो सबसे अहम है कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जिस तरह कहा गया, उससे पहले सिक्योरिटी डायलॉग में आर्मी चीफ ने बात की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बात की कि हम जियो इकोनॉमिक्स पे बात कर रहे हैं। अब उसमें फिर एक और एंगल भी है कि हमें नए दोस्तों की तलाश है, जी। जिसमें अगर रूस वाला यानी इतना इंपॉर्टेंट मुल्क शामिल हो जाता है तो क्या ही जी। कहने हैं। आसिम इफ्तिखार साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तारीखी दौरा किया है रूस का, और इस दौरान इनकी मुलाकात रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई है। तमाम पहलुओं पर बातचीत हुई है। आप कैसे देखते हैं इस दौरे के क्या नताइज पाकिस्तान के लिए बरामद हो सकते हैं? किन किन शोबों में पाकिस्तान और रूस बाहम तावन कर सकते हैं? जैसे कि थोड़ा सा मैं सुन सका था जो नजम साकिब साहब कह रहे थे, जो इस किस्म के विजिट्स होते हैं उसके लिए एक लंबा अरसा उसकी प्रेपरेशन होती है, उसका एक बिल्डअप होता है। पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस आपने देखे हैं पिछले जी। चंद सालों से, वो एक वार्मथ आई है उसके अंदर, एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस का एक एनवायरनमेंट बतदरीज डेवलप हुआ है। और ये उसकी एक किस्म की आप कहेंगे एक कल्मिनेशन है, जी। जो पाकिस्तान की जो अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री है रशिया के साथ रिलेशंस की। तो ये एक बहुत अहम दौरा था, कामयाब दौरा हुआ, प्रोडक्टिव था, और आई थिंक वी आर सेटिस्फाइड विद द आउटकम। फैज़ रहमान साहब, अमेरिका और रूस मुख्तलिफ शोबों में बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने बहुत तवील अरसे तक सर जंग, और इस वक्त यूक्रेन में भी एक दूसरे के सामने महाजर आए। वाशिंगटन कैसे देखता है वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस को एक ऐसे वक्त में? आपसे सवाल है कि जब पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ भी अपने ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाना चाह रहा है, तो आप समझते हैं कि वाशिंगटन से कोई मनफी रद्द अमल आया, कोई खामोश रद्द अमल आया? जी। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब, इट्स गुड टू बी ऑन योर शो। पहली बात तो ये कि जो कुछ भी आपने रिएक्शन देखा वो एक मोहतात ज़बान जी। इस्तेमाल की गई, और अंदर हालात, अंडर द सर्कमस्टांसेस, ज़ाहिर है कि यही इस वक्त इनकी स्ट्रेटजी है कि मामलात को
अपने जो एलाइज भी हैं और जो थोड़े बहुत नाराज़ और रूठे हुए लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा मिलजुल के काम किया जाए। जी लेकिन साथ साथ दबे अल्फाज में यहाँ पर दफ्तर खारजा ने ये भी उम्मीद जाहिर की थी इसी कॉन्टेक्स्ट में, प्राइम मिनिस्टर के विजिट के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो उम्मीद रखते थे कि यहाँ पर उसको कुछ वाज़े अल्फाज में कंडेमनेशन इस जी एग्रेशन की, इस इन्वेजन की होना चाहिए थी। तो ये एक मिला जुला यहाँ से हुआ, लेकिन ज़ाहिर है कि अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान को या किसी और मुल्क को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली उसको अपना निशाना बनाए अपनी तनकीद का। खुद आप इंडिया का मामला देखिए कि इंडिया ने तो बाकायदा एब्सटेन किया सिक्योरिटी काउंसिल में, और बावजूद इनकी कोशिश की, इवन प्रेसिडेंशियल लेवल पर ये बात की गई एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप इंडिया से कुछ रिएक्शन की तवक्को करते हैं। बाइडेन ने कहा हम बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन आप ये देखें कि वहाँ पर भी मामला काफ़ी ठंडा है जब अगर आप कुछ वाज़े तनकीद या कंडेमनेशन की एक्सपेक्टेशन है। देखिए जो बात दौरा तो हो गया ज़ाहिर है, और ना ज़मीन फटी और ना आसमान टूटा, जी इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एम्बेसडर साहब की जो बातें हैं और जो पॉइंट्स उन्होंने जो मेंशन किए वो सारे वैलिड हैं, लेकिन इसको आप बगैर जो मौजूदा सूरत हाल से डिटैच करके उसको नहीं देख सकते। इसमें अगर ये आम हालात होते तो वाकई डिफरेंट बहुत होता बड़ी बात होती बिल्कुल। कि चार नुकात आपने गिनवाए। मैं समझता हूँ कि अब इस वक्त वो इस जंग की हालत में इस वक्त वो सारे रिडंडेंट हो चुके हैं, क्योंकि वो एक कंपनी पे कदगन लगी, अब तो वो पूरी स्टेट ही पूरी प्राय स्टेट हो गई है। अब तो खुद प्रेसिडेंट ऑफ रशिया पे वो सारी कदगनें और पाबंदियां लग चुकी हैं। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग आपको कोई इकोनॉमिक और जी या इवन कोई स्ट्रेटेजिक आपको कोई फायदा कोई नजर फायदा आता होगा है। जी। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कैसे देखते हैं, जिस तरह नजमुल साकिब साहब के नुक्ते को मैं सवाल की सूरत में पेश करता हूँ, क्या रूस पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को कम कराने में, तनाज़े कश्मीर को हल कराने में, कीपिंग इन व्यू जिस तरह उन्होंने कहा कि इकनॉमिक एंड डिफेंस पार्टनरशिप है इंडिया के साथ रशिया की, इन हालात में रशिया मसले कश्मीर पर पाकिस्तान का कितना साथ दे सकता है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रशिया ब्रेक थ्रू साथ दे होगा। सकता है, और रशिया को इस तरह की कोशिश करेगा। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्योंकि इंडिया ने अपना इतना वो क्लोज डेवलप कर लिया कि वो तमाम ममालिक के साथ इतना बायलैटरली कंफर्टेबल है कि वो सबको कहता है कि ये हमारा इंटरनल यहाँ के खित्ते का मामला है, इसको हमें डील करने दे। एक बात। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे थे रशिया से गैस पाइपलाइन की, बड़ी अच्छी बात है और अपने ताल्लुकात इंप्रूव करने चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छा जी काम किया इमरान खान साहब ने। लेकिन इसके साथ साथ ये तासुर भी नहीं देना चाहिए अवाम जनरल पब्लिक के अंदर कि इमरान खान साहब जो है वो मगरब को नो कह रहे हैं और मशरक की तरफ शायद जा रहे हैं। शायद चीन और रशिया हमारी नई डेस्टिनेशन हैं और मगरब अब हमारी डेस्टिनेशन नहीं है। अब वहां से हमने जो है इमरान खान ने क्योंकि एब्सोल्युटली नो कह दिया था, तो अब हमें जो है वो इस तरफ हम जा रहे हैं। तो ये एक मिसलीडिंग किस्म का नैरेटिव बिल्ड करना भी अच्छी बात नहीं होगी। और दूसरा बात ये है कि हमने गैस की बात की, 2000 वो गैस तो बहुत पुरानी चली हुई है, अल्लाह करे वो पहुंच जाए हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये साथ हमारे ईरान था, हम तो वहां से गैस नहीं ले सके बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस। और जिस तरह अभी फैज साहब भी कह रहे थे, अभी तो जो अमेरिकन हैं उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव पे भी सैंक्शंस लगा दी और पुतिन पे भी लगी हैं, और यूरोप अलहदा कर रहा है, इंग्लैंड अलहदा कर रहा है। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ मुतीन साहब, जो बड़ी अहम है जी हम ये तो बात करते हैं पिछले 23 साल से जी, पहली दफा वजीर आजम को गया, हालांकि पहले से दूर भी गए हैं, वजीर आजम भी गए, पता नहीं किस कॉन्टेक्ट में बात की जाती है। एक हमें ये बात बताएं कि रशिया उस तरह वो हमें वार्मथ क्यों नहीं दिखाता। फॉरेन मिनिस्टर लेवरॉव 9 साल बाद आए, पुतिन आज तक नहीं आए। बातें बड़ी हुई कि वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे। लास्ट टाइम भी आई थिंक हिना रबानी कर थी तब, तो तभी पुतिन ने आना था, शायद तब ना आ सके। मैं नजमुल साकिब साहब हमें वाले से बता सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम तो जा रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वहां से गर्मजोशी नहीं आ रही। हमारी बायलैटरल कैपेसिटी नहीं है उनके साथ इंगेज करने पे। क्या वो हमें उस तरह ट्रस्ट नहीं करते, या हम रशिया तब जाते हैं जब हमने अमेरिका को बताना है कि अगर हमें लिफ्ट नहीं कराओगे तो हम जो है वो रशियन जी बिल्कुल, इस पे हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे। अभी ब्रेक का टाइम हो गया, अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तारीखी दौरे रूस की। और अब हम प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। यूक्रेनियन बहरान, यानी इस वक्त यूक्रेन पे रूस हमला आवर है। कमर चीमा साहब से हम बात कर रहे थे और वो ये नुक्ता कह रहे थे कि रूस हमें वो गर्मजोशी नहीं दिखाता जो दिखानी चाहिए। तो कमर चीमा साहब, इस वक्त जो यूक्रेन का बहरान है उसके ऊपर आपने जिस तरह तमाम तर बातें की कि तमाम रशियन कंपनीज़ के ऊपर, अब तो रशिया के ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं, तो इन हालात में आपको आगे क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? चूँकि यूक्रेनियन लीडरशिप कह चुकी है कि हम अपने मुल्क का मुकम्मल दिफा करेंगे, रशिया तो एंटर हो चुका है, बॉम्बिंग हो रही है, आपको कुछ सफारती हल नज़र आ रहा है? देखिए जी, ये कोई मेरा नहीं ख्याल सफारती हल इसका क्या होना है। आपको पता है, एक चीज तो हमें बड़ी क्लियर होगी मतीन साहब, और जी। वो ये है कि यूक्रेन के साथ एक बुदापेस्ट मेमोरेंडम 1994 में किया गया था। उस वक्त बोरिस येल्सन और बिल क्लिंटन और उन्होंने सबने किया कि हम आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे और आपकी इकोनॉमी के लिए भी हम कोर्स नहीं करेंगे। लेकिन देख लें, आज से 26-27 साल बाद ना अमेरिका यूक्रेन को बचा सका और हालात किधर पहुंच गए। मेरा ख्याल ये है कि और अमेरिका इस वक्त इस पोजीशन में आ गया है कि अब तो नॉर्थ कोरिया और ईरान ये समझते होंगे कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन की जो हमें हासिल करना चाहते हैं जी। वो कितने जरूरी हो गए हैं। और जापान और साउथ कोरिया परेशान होंगे। ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। ये समझ नहीं आ पा रही कि ग्रेट पार्ट किस हद तक जो सॉवरेनिटी है ममालिक की, या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किस हद तक बचा सकते हैं। सो ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है इस वक्त, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का काम करना चाहिए ज्यादा। फिर जब इंटरनली स्ट्रेंथन हम होते हैं तो साथ साथ अपने जो पुराने ताल्लुकात वेस्ट के साथ हैं या नए ताल्लुकात जो हम बना रहे हैं रूस के साथ, इनको भी मटीरियलाइज करना चाहिए। लेकिन चाइना और वेस्ट को साथ लेके चलना चाहिए। सिर्फ ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि अगर अमेरिका से कॉल नहीं आई तो अब हम चीन और रूस की तरफ चल पड़ेंगे। मेरा ख्याल है नी जर्क रिएक्शन नहीं देना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होनी चाहिए जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, एक वजीर आजम की हद तक ना हो कि इमरान खान साहब है। जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म प्लान विद द सपोर्ट ऑफ द ऑपोजिशन बनना चाहिए। आसिम इफ्तिखार साहब, ये बताइए कि यूक्रेन का इस वक्त जो तनाज़ा है वहाँ पे जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो बहुत आगे तक जा चुकी है। पाकिस्तान का क्या नुक्ता नज़र है? यूक्रेन का इस वक्त जो तनाज़ा है वहाँ पे जो इस वक्त रूस हमला आवर हो चुका है, कशीदगी बढ़ चुकी है और यूक्रेनियन लीडरशिप भी कह रही है कि हम हर हालात में अपने मुल्क का दिफा करेंगे। तो इस कशीदगी को कैसे कम किया जा सकता है? क्या वे आउट नज़र आता है? पाकिस्तान का ऑफिशियल टेक क्या है इसमें? लेकिन दोनों ममालिक हमारे दोस्त हैं, जी। तो हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, बायलैटरल रिलेशन अच्छी हैं। जहाँ तक इस तनाज़े का और इस सिचुएशन का ताल्लुक है, ये जिस तरह जब इवॉल्व हो रही थी तब भी हम ये कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने विजिट के दौरान भी यही कहा कि दैट वी वर एडवोकेटिंग कि एक कंटिन्यूड डायलॉग होगा, एंगेजमेंट होगी, डिप्लोमेसी जारी रहेगी और एक डिप्लोमेटिक पीसफुल सोल्यूशन इसका निकलेगा, जो कि उस तरफ चीज़ नहीं गई। लेकिन हमारा ख्याल में अभी भी eventually it has to come back. There has to be renewed dialogue and engagement to find a peaceful way forward. एम्बेसडर नजम साकिब साहब, अगर हम देखें तो रूस का नुक्ता नज़र भी हमें जायज़ नज़र आता है, चूँकि यूक्रेन को यूज़ करना नेटो के अड्डों के लिए रशिया के ख़िलाफ़ और फिर यूक्रेनियन रशियन बॉर्डर के ऊपर नेटो के तमाम तर इक्विपमेंट लाना, टैंक्स लाना, तमाम तर चीज़ें लाना, रूस को इश्तियाल दिलाया गया तो तभी तो ये वाक़या हुआ। तो अब आप जो कमर चीमा साहब ने बड़ा अहम नुक्ता रेज़ किया कि जो ग्लोबल पावर है इस वक्त, जो वर्ल्ड ऑर्डर है इस वक्त, वो इस वक्त ख़तरे में है। तो आप कैसे देखते हैं जब ये यूक्रेन को नेटो के अड्डों के तौर पर रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा? तो रशिया तो इससे पहले भी वाज़े कर चुका था कि हमें जो है वो ये इश्तियाल अंगेजियाँ किसी सूरत। जी जी, नजम बड़ा अच्छा सवाल। मैं इससे पहले कि इस पे जवाब दूं, मैं 1 मिनट दूंगा। इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, जी ये तय है कि जब दो सरबराहान यानी मिलते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि अचानक जो है ना वो उधर से एड आनी शुरू हो जाएगी, गैस की सप्लाई शुरू हो जाएगी, उधर से तेल आ जाएगा। ये ऐसे नहीं होता। इसमें बहुत सारी डिटेल होती है,
बात यह है कि उसूली तौर पे अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करके दो सरबराहान आपस में इत्तेफाक करते हैं, एग्री करते हैं, तो एक अच्छी इब्तिदा होती है। दूसरा ये कहना कि यानी चाइना को हमने छोड़ दिया इसलिए कि हम रशिया चले गए, या हमने यूएस को छोड़ दिया और हम कोई ईस्टर्न किस्म का ब्लॉक बना रहे हैं, इसमें तो बड़ी वजाहत से इस्लामाबाद कह चुका है 10 मरतबा कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, नंबर एक। नंबर दो, कि इसका इयादा किया गया इस एलामिया में भी। आप देखिए ना, आप रूस में हैं, आप मॉस्को में हैं, आप क्रेमलिन में हैं और व्लादिमीर पुतिन आपके सामने है। जी, जंग छोटी बेस पे आपके है। साथ बैठे हैं, बिल्कुल। आप जरा प्रेशर देखिए, आप जरा प्रेशर देखिए कि कितना होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जब उनसे कहा गया होगा कि हमारी इस मूव को, इसकी तायीद कीजिए। हाँ, ये हो ही नहीं सकता कि वो ये तायीद ना मांगे। बिल्कुल, उन्हें यकीनी तौर पे मांगी होगी। प्रेशर उसको सस्टेन किया गया और ये कहा गया जी कि हम सिफारती तौर पे यानी इसका वो हल चाहते हैं, खुल के और बात कोई नहीं बताएगी। यही स्टैंड मतीन साहब हमारा जी। अफगानिस्तान के बारे में रहा 20 साल तक कि अस्करी हल कोई नहीं है, ये आपके सियासी और सिफारती ही। जी। अब आते हैं आपके सवाल, मैं जल्दी से आपको बता दूं जी। कि सिफारतकारी का जो काम था वो खत्म हो गया, तब जंग शुरू हुई। अब इस जंग को भी सिफारतकारी ही खत्म करेगी। जी। और उसके लिए बड़ा जरूरी है कि वेस्ट को, जो आपने कहा है ना, प्रोवोक किया, जी, और प्रोवोक वो किया। नेटो और मेंबरशिप, और फिर यूक्रेन को यूज याद किया रहे गया। कि यूक्रेन जो है वो अकीलेज हील है इसकी, रूस की। जी। इसी में वो ब्रेड एंड बटर सारा, हमारी सारा तो वहीं गंदम पे है, वहां से बिल्कुल। आती है। वहीं पे ही आपका न्यूक्लियर आर्सेनल थे, वहीं पे ही जिसको उन्होंने डिसमेंटल किया और बाद में और किन्हीं चीजें आगे बढ़ी। तो ये उसका रशिया का है बैकयार्ड। अब आपने उस सोए हुए रीछ को जगा दिया है। अब वो अपना काम तो करेगा जो वो कर रहा है, जी। उसको कोई नहीं रोक सकता। उसको सिर्फ ये है कि आप मान ले दो तीन बातें उनकी, खासतौर पे जो पिछली मीटिंग हुई थी, इसकी जो बातचीत हुई थी जो बाइडेन की और पुतिन की, उसमें 3-4 शर्तें रखी थी प्रेसिडेंट पुतिन ने। उनमें से कम एक दो तो मान लें। जी। मसलन मान लें आपके जी, यूक्रेन जो है, हम उसको बाद में देखेंगे कि इसको नेटो का हिस्सा बनाना है कि नहीं। जी। यहां से बात शुरू हो सकती है। बिल्कुल। और आपकी इस वक्त की बात कि चाइना को मौका दीजिए। याद रहे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में, जिस तरह अभी मेरे दोस्त ने बताया कि इंडिया ने एब्सटेन किया, चाइना ने भी एब्सटेन किया यूएई के साथ। चाइना की एब्सटेंशन जो है वो बताती है कि हम खुल डुल के रूस के साथ नहीं हैं, लेकिन हम खुल डुल के खिलाफ भी नहीं हैं। लिहाजा इस खिड़की को देखा जा सकता है, और चाइना ने 3 दिन पहले बात भी की है। उन्होंने ये कहा है कि कुछ वक्त दीजिए, कुछ वक्त दीजिए। कुछ वक्त अच्छा, दीजिए। वो वक्त जो है वो वेस्ट ने देना है, और पहला मोहरा जो पॉन जो हिलेगा इस चेस बोर्ड पे, वो वॉशिंगटन से आएगा या फिर जर्मनी फ्रांस से आएगा। जी। बात हो सकती है कि जंग खत्म हो सकती है। जी, फैज रहमान साहब, पहला मोहरा वॉशिंगटन से आएगा। वॉशिंगटन अभी तक खामोश है, नेटो अभी तक खामोश है, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या वो डर रहे हैं रशियन पावर से, जो पावर इस वक्त यूक्रेन के अंदर है? कीव के ऊपर बॉम्बिंग हो रही है, वो चैलेंज करने वाले नेटो, अमेरिका, वो तमाम तर ममालिक इस वक्त खामोश हैं। कोई बॉम्बर नहीं आ रहा, कोई स्ट्राइक्स नहीं हो रही, जवाबी हमले नहीं हो रहे। तो ये जो मिलिट्री रिएक्शन है वो खामोश है वेस्ट का। तो क्या देखते हैं आप, ये क्यों जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? दुरुस्त फरमाया मतीन साहब, लेकिन देखिए उसमें यह है कि अगर जिस दिन से अगर फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर अगर एक भी शॉट फायर हुआ, तो दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला होगा रशिया पर। तो जाहिर है कि कोई भी नेटो का कंट्री या कोई भी जो आसपास जो बैठी हुई है यूएस पावर्स, वो कभी इस तरह से मिलिटरली रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन है डिप्लोमेटिकली, और बाखद अब तो फाइनेंशियल हेल्प भी दी जा रही है। आज ही अपने पेंटागन ने $350 मिलियन रिलीज़ किए हैं यूक्रेन की मदद के लिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप देखिए ये अगेन जो गुफ्तगू हो रही है यहाँ पर, इसमें आप तारीख को मत भूलें। हम चूंकि पाकिस्तान के मुतालिक बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बैठे हुए हैं। पाकिस्तान एक, डिस्पाइट हमारे जो भी क्लेम्स हैं, अभी भी छोटा और एक गरीब मुल्क है वसाइल के एतबार से। वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन वसाइल के एतबार से हम बहुत छोटे गरीब लोग हैं। रूस के साथ जो आपकी तारीख है, और रूस को जो आपने कारी जख्म लगाए हैं अमेरिका की गोद में बैठ के
सो कॉल्ड अफगान जिहाद में सालों, और उसके बाद फिर और भी जो कई ऐसे डेवलपमेंट्स हैं तारीखी, तो आपके ख्याल में क्या प्यूटन साहब जो कि केजीबी के चीफ रहे हैं, फॉर्मर ऑफिशियल चीफ रहे हैं, हाँ, तो वो क्या उन जख्मों को, उन गमों को भूल भूल जाएंगे। चुके हैं? नहीं भूल। ये तो इसलिए पाकिस्तान का इस वक्त जाना, देखिए एक तारीख की जो ये बड़ा तारीखी लम्हा था। प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे थे, आपको याद होगा, हमारे नाजरीन को याद होगा कि जब टाइनमेन स्क्वायर पे चाइना ने हमला किया था, क्रैकडाउन किया था, अपनी क्रैकडाउन किया था, तो उस वक्त वाजपेयी वहां दौरे पे थे और वो अपना दौरा कैंसिल करके वापस आ गए थे एहतिजाजन। देखिए ये लम्हे वो होते हैं जब स्टेट्समैन और वर्ल्ड लीडर्स अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं मिनियंस से, जो बताते हैं कि हमारा और हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर क्या था। प्राइम मिनिस्टर के पास, मुझे खुशी है कि वहाँ कोई ऐसी गलत बात नहीं हुई, कोई ऐसी ऐसी बात हुई जिससे कि हमें पशेमानी या परेशानी हो, पेशेमानी लेकिन उठानी पड़ती। बहुत अच्छा मौका था कि अपने आप को वो एक डिस्टिंग्विश कर सकते एक एज ए वर्ल्ड लीडर, और बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी और पीस वो एक स्टेटमेंट दे सकते थे, वापस आ जाते, कैंसिल करते, मुख्तसर करते, और उसमें तो कोई उनका उनका स्टेचर हर्ज नहीं डिफरेंट हो होता, जाता है। जी, बिल्कुल डिफरेंट होता। और आज देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे एम्बेसडर साहब ने बहुत जी, अच्छी बातें की, मुझे उससे कतई कोई इख्तिलाफ नहीं है कि बहुत ज़रूरी है बहुत सी चीज़ें, लेकिन जो दुनिया की 90% आबादी थी वहाँ उनको इस बैकग्राउंड का नहीं पता था जो मैं और आप जानते हैं पाकिस्तान और रूस के हवाले से। वहाँ यूक्रेन पे हमला हो रहा था और वहाँ पूरी दुनिया ये देख रही थी कि एक शख्स पाकिस्तान जैसे मुल्क से आके प्यूटन के साथ खड़ा हुआ है और जी, बकौल आपके छोटी मेज के साथ बैठा है, और मतलब आप मिलेंगे सीना चाकाने वतन से सीना चाक, इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कोई अपने खुशगप्पियां हो रही हैं। उन्होंने उस लंबी मेज को हटा के, तो वो भी एक पॉजिटिव साइन थी। आई एक थिंक दैट वाज पॉजिटिव अ सिग्नल पॉजिटिव था। जी, मैसेज। बिल्कुल। फैज रहमान साहब, तो मैं जी, आप में तारीखी याददाश्त को मत इग्नोर करें। इसमें जो छोटी चीजें, जो टैक्टिकल चीजें, जी, यस, लेकिन ऑप्टिक्स, मैं सब ऑप्टिक्स स्ट्रेटेजिकली जिन्हें हम कहते हैं, वो बड़ी मैटर स्पीकिंग करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, और जब हम हाजिर होंगे फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की एनिवर्सरी की। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में खुश आमदीद। और जिस तरह कि हमने कहा था कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम मुख्तसरन बात करेंगे, लेकिन यह भी इंतहाई अहम वाक़या है जिसे हम भुला नहीं सकते। 27 फरवरी 2019 जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारा और अगले ही रोज़ पाकिस्तानी शाहीनों ने हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया। तमाम रिटोरिक से हट के जो हिंदुस्तान का वाविला प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ फैलाया गया, ये दावा किया गया कि F-16 हमने मार गिराए, और फिर अब तक मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंडियन लीडरशिप की जानिब से आ रहे हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की धमकियाँ दी जा रही हैं। आसिम साहब, लास्ट आपसे हम ये पूछेंगे कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की भी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भारत ने हमेशा पाकिस्तान को ललकारा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ियाँ की, इश्तियाल अंगेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। जो 27 फरवरी को 2019 को जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ललकारा और अगले ही रोज़ पाकिस्तानी शाहीनों ने दंदान शिकन जवाब दिया। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि दुनिया के सामने भारत ने झूठ फैलाया और उस झूठ को मज़ीद मजबूत करने के लिए अभिनंदन को एक आला तरीन अवार्ड भी दे दिया। जी आसिम साहब। देखिए, एक मजाका खेज इंसिडेंट को आपने रिकॉल कर दिया। जी, इसके साथ ही जहाँ तक आपने फरमाया कि उन्होंने उसके ऊपर काफी अपना नुक्ता नजर को फैलाने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा, आई थिंक दैट कम्प्लीटली फेल्ड, एंड नॉट ओनली फेल्ड, इट बैकफायर्ड। एक तो ये कि पाकिस्तान ने हमेशा रेस्ट्रेंट शो किया है। जी, अगर भारत ने एग्रेशन की थी उसका हमने जवाब दिया, भाई जवाब था। और
सारी दुनिया ने देखा, उनके 2 जहाज भी गिराए, एक पायलट भी पकड़ा और उसको फिर सारी दुनिया के सामने वापस भी किया। उन्होंने क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया, जो कि अमरीकी इंतजामिया ने खुद उसकी तरदीद कर दी जी कि ये बिल्कुल गलत क्लेम है इंडिया का। F-16 त्यारा कतन नहीं मार गिराया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट वाज टोटली flimsy and baseless claims that the Indian authorities came up with। और अल्लाह का शुक्र है कि हम सुरखरू हुए और इसमें एक आपने सही फरमाया, दांत खट्टे करने वाला मुहावरा बिल्कुल पूरा उतरता है। जी, एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की एनिवर्सरी है, हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान को ललकार रहा है। अगर आप गुज़िश्ता कई माह के और ख़ास तौर पे पिछले माह के स्टेटमेंट्स देखें इंडियन मिलिट्री लीडरशिप के, तो पाकिस्तान को मुसलसल ललकारा जा रहा है। जी देखिए, अगर आप शिकस्त नहीं मान रहे तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपको शिकस्त हुई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इस कदर स्विफ्टली उनके हमले को रिटार्ड किया गया था। वाह, कि बहुत खूब। उनको अभी तक उनकी आवाजें और गूंज सुनाई दे रही है। नंबर 3, आपको पता है कि आपकी हजीमत हो गई, आपको पता है कि आपने बड़ा मार्का आपने मारना था, वो नहीं मार सके। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? अब आप उसको दुनिया को यही बताएंगे ना कि भाई असल में ये हुआ, असल में वो। लेकिन दुनिया जानती है, और ये मैं आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन से एक पैगाम बड़ी वजाहत के साथ न्यू दिल्ली को गया है। और वो जो हम बातें करते हैं ना कि पाकिस्तान को आप यानी ये ना समझे कमजोर है, हम जंग नहीं चाहते, इस स्टेटमेंट की प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके बताया है। और न्यू दिल्ली को यह पता लगा कि वाकयातन पाकिस्तान इस काबिल है कि किसी किस्म का भी हमला हमारी तरफ से हुआ तो पाकिस्तान उसका दंदान शिकन जवाब देगा। जी बिल्कुल। जी फैज रहमान साहब, आप कैसे देखते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की एनिवर्सरी के मौके पे इन्हीं का नुक्ता उठाते हैं नजमुल साकिब साहब का कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल पावर है और बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। आप इस मौके के ऊपर कैसे देखते हैं? 3 बरस हो चुके हैं लेकिन हिंदुस्तान बाज नहीं आ रहा, मुसलसल इश्तिहार अंगेजियाँ कर रहा है। क्या कोई और जवाब लेने के लिए हिंदुस्तान तैयार है? जी मदीन साहब, वाज़े बात है पाकिस्तान ने इस मामले पे ज़ाहिर है कि जो भी कारकर्दगी दिखाई शानदार, हम सब के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र बात थी वो। और वाज़े तौर पर हिंदुस्तान को हज़ीमत उठाना पड़ी, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन में ज़रा हल्की हल्की सर्दी है और आपने मुझे और डॉक्टर चीमा को वो मशहूर चाय याद दिला दी। वाह और वाह कि हमें जो चाय पाकिस्तान ने पेश की थी, पाकिस्तानी चाय दुनिया भर में मशहूर है, आज वो हमको चाय याद दिला दी आपने। हमारी जो दिफाई सलाहियतें हैं उसका एक सिक्का बैठा। लेकिन एक बात तय है, देखिए इस वक्त गुड और बैड, राइट और रॉन्ग, हम वेदर वी लाइक इट और नॉट, इंडिया के पास इंडिया का जो भोंपू है वो ज्यादा बड़ा है हमसे। वो एक वर्ल्ड स्टेज पे एक ज्यादा बड़ी हैसियत रखते हैं, तो जाहिर है कि उनकी बात वो उस हैसियत को इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए हैं। और जाहिर अपने अवाम को भी एक मुतमईन रखना है कि वो इतनी बड़ी अज़ीमत उठाने के बावजूद भी कोई कमज़ोर दिफाई क़ुव्वत नहीं है, तो उनको अपना काम करने दें। लेकिन अगेन गोइंग बैक टू, अभी हमारे दोस्त डॉक्टर चीमा ने बात की थी कि आप जब तक अपना इंटरनल मामला अभी भी सही नहीं करेंगे तो वो प्रोपेगेंडा जो है दुनिया में कामयाब होता नजर आएगा। उसका जवाब ये है कि हम खुद मजबूत हों, हमारी इकनॉमी मजबूत हो, हमारी पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आए, हमारे लोग पहले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट की बात हर कोई करता है, लेकिन सब के सब जो हैं वो रुख उनका दूसरी तरफ है, जाते दूसरी तरफ है, बिल्कुल, लेकिन कहते फर्स्ट हैं। मैं बस यही खत्म करूंगा अपनी बात। और जी डॉक्टर चीमा साहब, कैसे देखते हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की एनिवर्सरी के मौके पे मीडिया पर्सपेक्टिव में, कॉन्टेक्स्ट में? हिंदुस्तान के मीडिया ने भी जो स्टेट ने कहा कि बजाय वेरीफाई करने के उन्होंने भी वही जो रियासत का प्रोपेगेंडा था, वही तमाम तर चीज़ें थी जो झूठ थी, कोई हकाइक साबित नहीं कर सके, कैजुअल्टीज़ का दावा किया, तमाम तर चीज़ें की। तो आखिर हिंदुस्तान क्यों ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है और हकाइक जो 27 फरवरी के थे उनको मानने से इनकारी रहा? और फिर अभिनंदन को अवार्ड भी दे दिया, एक झूठी साइटेशन पड़ी गई।
मतीन साहब, इसको मैं पाक भारत सिचुएशन को यूक्रेन से लिंक करना चाहता हूं। जी। देखिए, मैं आज तो एक बात आपको माननी पड़ेगी कि मैं सल्यूट करता हूं अपनी सियासी लीडरशिप को और मिलिट्री लीडरशिप को, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उसको हासिल करने के लिए हर कोशिश की। आज देखें वो आज कि हमारी यूक्रेन डेटरेंस है, बिल्कुल। जी, जिसने बुदापेस्ट मेमोरेंडम ऑफ 1994 साइन किया, यूके, ब्रिटेन और रशिया ने उसको सिक्योरिटीज दी और 1800 न्यूक्लियर वेपन्स यूक्रेनियन टेरिटरी पे थे मतीन साहब। वो सारे और उन्होंने बिल्कुल सरेंडर किए। वो सारे डीन्यूक्लियराइज हो गया। पाकिस्तान एक मजबूत दफा रखता है और पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि हम जो अगर सेकंड्स में जवाब दे देते हैं, और इंडिया की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तरफ मैली आंख से देख सके। ये उन लोगों को पता होना चाहिए जो ये कहा करते थे, वो लिबरल्स, कि जनाब पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, जीरो न्यूक्लियर की बात होनी चाहिए, इतनी बड़ी फौज नहीं चाहिए। आज देखें यूक्रेन की क्या हालत होती है। ना ग्लोबल अदारे आपके साथ आते हैं, ना वो ताकतें आपके साथ खड़ी होती हैं जो सिक्योरिटी एश्योरेंसेस देती हैं। ये आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। और यही वजह कि इंडिया को हिम्मत कभी दोबारा नहीं होगी कि वो इस तरह पाकिस्तान पे रात को शब खून मारेगा। हम तो एक इंच किसी को अंदर नहीं आने देते। हमने अपनी दफाई सलाहियत भी दिखा दी और इंडिया को भी इस चीज का पता है। और यहाँ पे ये बात बता दूं कि ये अमन साउथ एशिया में, खित्ते में, सिर्फ ये न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, और इंडिया को भी इस चीज का पता है। और मोदी साहब, अगर आज हमारी स्ट्रांग फौज और ये हमारे पास वेपन्स ना हो तो मोदी साहब तो हमारे ऊपर वैसी चढ़ाई कर दें जिस तरह का आजकल उनका माइंडसेट है। सो हमें अपनी सियासी और मिलिट्री क़यादत पे फख्र महसूस होना चाहिए आज यूक्रेन की सिचुएशन देख के। और अभिनंदन, और बाकी जितने भी अभिनंदन इस वक्त इंडिया में, सबको लेसन मिल चुका है। बिल्कुल फैज़ रहमान साहब तमाम तर मसरूफियत के बावजूद वाशिंगटन से, डॉक्टर कमर चीमा साहब तमाम तर मसरूफियात के बावजूद वाशिंगटन से हमें ज्वाइन किया, आसिम इफ्तिखार साहब तर्जमान दफ्तर ख़ारजा आपने हमें ज्वाइन किया, और इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर एनालिस्ट एम्बेसडर नजम साकिब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगले इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।